सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। बाबा साहब कहते हैं, विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का कि ऐसी आज़ादी के लिए लड़ना पड़े तो मैं हमेशा तैयार हूँ। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 396 से 399 तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। दिनांक 22 सितंबर 1944 की शाम मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से चांदी के बक्से में मेयर डॉक्टर सैयद नियामतुल्लाह के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानपत्र अर्पण करने का बड़ा समारोह रिपन बिल्डिंग में हुआ। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित नागरिक, सरकारी अधिकारी और कारपोरेटर्स उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर्स ने मानपत्र का विरोध किया था, इसीलिए वे समारोह में अनुपस्थित रहे। मानपत्र के लिए जवाब देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपने शहर की ओर से आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। मैं मद्रास शहर का निवासी नहीं हूँ और नागरिक जीवन में भी मैंने कभी विशेष कुछ नहीं किया है, इसलिए आपकी मेहमान नवाजी पर वैसे मेरा कोई अधिकार नहीं पहुंचता। इसके बावजूद आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। किसी की आलोचना करने या खुरापात के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस एक सत्य घटना के तौर पर मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं। आखिर वो सत्य घटना क्या है, ये जानना हम सभी के लिए दिलचस्प रहेगा। अखबारों में मैंने पढ़ा है कि मुझे मानपत्र देने के निर्णय को कभी समर्थन नहीं मिला, सभी का समर्थन नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। यहाँ पर हंसी होती है सम्मानित साथियों। इस बात का जिक्र करने का कारण यही है कि मैं बताना चाहता हूँ कि सभी के समर्थन से मिलने से अधिक इस प्रकार मिलना ही मुझे ठीक लगता है। सभी के समर्थन से होने वाली ज़्यादातर बातें हम केवल औपचारिक होती हैं, इसलिए करते हैं। आधुनिक समाज की कुछ परंपरागत झूठी रूढ़ियाँ इससे अधिक हो इसका कोई मतलब नहीं होता। जो बात हुई उससे इस बात का पता चलता है कि कॉरपोरेशन के एक हिस्से ने ही सही मुझे मानपत्र देने में ईमानदारी और आग्रह दिखाया है। यूनिवर्सिटी के मेरे जीवन का अध्यापक, वकील और मुंबई के वरिष्ठ विधिमंडल के सदस्य के नाते मेरे कार्य का आपने अच्छे लेकिन थोड़ा अतियुक्तपूर्ण शब्दों में जिक्र किया है। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वह सब सच मानने जितना अभिमान मुझे नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूं, उसके प्रति सहानुभूति के कारण ही आप मेरा गौरव कर रहे हैं। ये मेरे निजी गौरव से अधिक इस लक्ष्य को समर्थन देने के उद्देश्य से ही इस गौरव को मैं स्वीकार करता हूं। गरीबों की बस्ती में सुधार करने और मजदूरों के बच्चों को खाना मुहैया कराने में मद्रास कॉरपोरेशन द्वारा किए गए काम का आपने जिक्र किया है। इस बारे में हिंदी सरकार ने क्या किया ये यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना बता दूं कि हिंदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वह एक बेहद धीमी गति से चलने वाली मशीन है। सो उसका मैं यहाँ जवाब देना चाहूँगा। केंद्र सरकार का वर्णन करते हुए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हर सरकार को जो करने ही चाहिए। ऐसे सुधार भी हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली वह एक निरुपयोगी संस्था है। पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा किए गए काम को देखिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना की ओर पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। करीब 68,000 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 300 से लेकर 400 केंद्र हैं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब बिना तथ्यात्मक जानकारी के, बिना साक्ष्य के कभी भी स्पीच नहीं देते थे। यानी कि बाबा साहब के इस बात से हम लोग अनुकरण कर सकते हैं कि जब कभी हमें मौका मिले अपनी बात रखने का, तो तथ्यों के साथ बात रखें, साक्ष्य के साथ बात रखें। और कोई भी अगर हम बात रखते हैं तो अगर हो सके तो उसका हम संदर्भ देने की कोशिश करें। जैसे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो संदर्भ है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है, जिसका खंड 39 है।
भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है। तो ये संदर्भ रहा। पेज नंबर भी हमने आपको बताया 396 से 399 तक। कामगारों के जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं, वे इस प्रशिक्षण के सहारे अपना काम करने का कौशल बढ़ाकर थोड़ा अधिक रुपया कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये शिक्षा युद्ध के बाद बंद नहीं की जाएगी। युद्ध कौन सा? युद्ध इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1944 का यह घटनाक्रम है सम्मानित साथियों। बल्कि देश की शिक्षा पद्धति का वह एक महत्वपूर्ण अंग बनेगी। इसके अलावा काम के बारे में सरकार ने कुछ और कानून भी बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर उद्योग व्यवसाय के झगड़ों में, विवादों में पंचों की नियुक्ति अनिवार्य करने वाला कानून। अब तक कामगारों की नौकरी को लेकर शर्तें लागू करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं थे। नौकरी की शर्तें और वेतन तय करना केवल मजदूर और मालिक के बीच का मसला था। आज अगर सरकार को लगे कि ये शर्तें संतोषजनक नहीं है तो उस बारे में शर्तें लागू करने का अधिकार कानूनन सरकार के पास होता है। युद्ध जनित स्थितियों के कारण ये कानून लागू किया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि युद्ध के बाद भी वह जारी रहेगा और हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हमेशा लागू रहने वाले कानून में भी उसे शामिल किया जाएगा। मुझे एहसास है कि जो कुछ हमने किया है वह बेहद कम है, लेकिन कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार की स्थितियां संतोषजनक नहीं हैं। इस बात को लोग ध्यान में रखें। मूलतः कामगारों के बारे में कानून बनाने का अधिकार ज्यादातर प्रांत सरकारों के पास है। प्रांतीय सरकारों के साथ साथ ये अधिकार केंद्र सरकार को भी दिया गया है, लेकिन 1935 के संविधान में ये प्रावधान रखा गया है कि कानून कोई भी बनाए उस पर अमल करना और उसे लागू करना प्रांत सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसी कारण अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई कानून बनाया जाना चाहिए, तब भी पहले प्रांत सरकारों से पूछकर ही कानून बनाने पड़ते हैं। सारा कार्यभार प्रांतीय सरकारों के ही पास होता है। किसी कानून पर अमल करना जिनकी जिम्मेदारी होती है, वही अगर उसकी ओर देखने तक के लिए तैयार ना हो तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने का कोई तुक नहीं है। हमारे सामने ये मुश्किलें हैं। सब जितनी चाहते हैं उतनी हमारी गति भले ना हो। सरकार का दिल कोई पत्थर का नहीं है। अभी सरकार कामगार संबंधी कानूनों को अलग रूप देने के बारे में सोच रही है। कई लोग केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उससे क्या हासिल हो सकता है? केंद्र सरकार ने ज़्यादा कुछ नहीं किया हो। मेरी नज़र में ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। असल सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार क्या करने वाली है और क्या नहीं करने वाली है। सवाल ये है कि जिसे हम राष्ट्रीय सरकार कहते हैं वह इससे अधिक कुछ और करने वाली है भी नहीं, है भी या नहीं। विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि आज जितना लग रहा है उससे ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। विवाद की खातिर मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि आज की केंद्र सरकार तात्कालिक सरकार है। हम सभी राष्ट्रीय सरकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं और जिस बात का मुझे सबसे अधिक डर लग रहा है वह यह है कि यह राष्ट्रीय सरकार आज की सरकार से क्या कुछ अधिक करने वाली है। मुझे इस बारे में आशंका है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। हम सब यही कह रहे हैं कि एक बार हमारे हाथ में सत्ता आने दो, सभी बालिगों को मतदान का अधिकार मिलने दो, फिर सभी दुखों का अंत होगा, सब कुछ ठीक होगा। सम्मानित साथियों, इसका मतलब ये है कि इस समय तक 1944 तक सभी बालिगों को मतदान का अधिकार नहीं था। हर व्यक्ति सीना तान कर सड़कों पर चलने लगेगा, लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ी शंकाएं हैं। यूरोपीय शासन पद्धति और पार्लियामेंट्री राज्य पद्धति का मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। ये जो कहा जाता है कि सार्वजनिक मतदान पद्धति पर अमल कर पार्लियामेंट्री सरकार की स्थापना होते ही सभी मानवीय दुखों का अंत होगा, उस पर मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। सामान्य साथियों, आप बाबा साहब की इस बात को वर्तमान परिदृश्य से जोड़कर देख सकते हैं। वर्तमान में सभी बालिगों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, सभी को मतदान का अधिकार है, सभी मतदान करते हैं। बावजूद इसके क्या बहुजनों की सरकार एक बार भी केंद्र में बन पाई है? जिस तरह की शासन सत्ता आप चाहते हैं बहुजनों की, वो शासन सत्ता स्थापित हो पाई है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि बाबा साहब ने जो यहाँ आशंका जताई थी 1944 में कि सभी बालिगों को मतदान का अधिकार मिल जाएगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो आज क्या सभी समस्याओं का हल है? बल्कि इतना ही नहीं, भारतीय संविधान पर
खतरा मंडरा रहा है मेरे साथियों, मंडरा रहा है। इस बात को आप महसूस करते होंगे। इसलिए वोट सोच समझ कर करना चाहिए हर मतदाता को। इस तरह की धारणाओं के लिए कोई ऐतिहासिक तथ्यों का आधार नहीं है। सच बात तो ये है कि सार्वजनिक मतदान हो या ना हो, लोगों के मतों से चलने वाली सरकार हो या ना हो, कोई अन्य सरकार भी भले क्यों ना हो, हर देश में, हर समाज में दो वर्ग होते हैं, शासक वर्ग और शोषित वर्ग। एक शासक शासन करने वाला और एक बाद बाकी उस शासन के अंतर्गत कार्य करने वाला, जिसको हम वर्तमान में बहुजन समाज कह सकते हैं। ये भेद स्पष्ट हो या कि अस्पष्ट, उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। आप सार्वजनिक मतदान पद्धति अपनाएं, आखिर शासक वर्ग ही अधिकार पद पर चुने जाएंगे। हर बात को वर्तमान परिदृश्य से जरूर जोड़िएगा सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं बहुजन समाज के चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं, कभी भी उम्मीद नहीं। गैर जिम्मेदारी से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इतिहास सिद्ध है, आधार है कि इसके लिए 1937 के चुनावों का क्या असर हुआ। देखिए 1937 में इस भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार चुनाव हुआ था सम्मानित साथियों। मतदान का हक व्यापक था, बड़े जोर शोर से चुनाव हुए और अनिर्वाध वोट डाले गए, लेकिन आखिर क्या हुआ अब उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कांग्रेस के 7 प्रांतों में जो मैंने कहा वही सच साबित हुआ। क्या बाबा साहब ने कहा और क्या सच साबित हुआ? बाबा साहब ने कहा, मैंने यही कहा था कि आप चाहे जो करें, इस देश में ब्राह्मण ही शासनकर्ता होंगे। 7 प्रांतों में मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, मंत्रिमंडल में आधे लोग ब्राह्मण थे। आलोचना करनी है इसलिए मैं ये बात नहीं बता रहा, ये वास्तव में घटी बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं। चुनाव से अगर कुछ निश्चित रूप से समझ आया हो तो यही कि इस देश में शासन करने वाली जात केवल एक ही है और वही चुनी गई। ये सवाल सिरे से गलत है कि क्या हर देश में स्वराज हो। असल सवाल ये है कि देश के शासनकर्ता समुदाय का राज्य अधिकार देने की समझ क्या शासित समाज में है, बहुजन समाज में है। हम ये भूल रहे हैं कि इस सवाल के जवाब पर ही स्वराज का हक निर्भर करता है। किसी शासनकर्ता समुदाय को अगर सत्ता सौंपनी हो तो उस समुदाय का नजरिया क्या है, उस समुदाय को क्या लगता है, ये सवाल उपस्थित होते हैं। अगर आपके शासक समुदाय को लगता है कि समाज में विषमता होनी ही चाहिए, समता में अगर विश्वास ना हो, अगर उन्हें लगता है कि शिक्षा और संपत्ति का अधिकार केवल एक ही विशिष्ट वर्ग को है, औरों को नहीं है, औरों को गुलाम बनकर ही रहना चाहिए, गुलामी में ही उन्हें मरना चाहिए, उन्हें छूना नहीं चाहिए, तो मैं पूछता हूं कि राष्ट्रीय सरकार अगर ऐसे समुदाय के हाथ आए तो क्या वह समुदाय केंद्र सरकार से अधिक बेहतर काम करेगा? राष्ट्रीय सरकार बनाने का मैं विरोधी नहीं हूं, न स्वराज को मैं विरोध करता हूं, आज़ादी पाने के खिलाफ भी मैं नहीं हूं। देश की जिस आज़ादी, शिक्षा, खुशहाली का आश्वासन दिया जा रहा है वह मेरे लिए, मेरे भी हिस्से आने वाला है। इसका अगर मुझे यकीन भी हो जाए तो उस आज़ादी के लिए लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन अगर इस लंबी चौड़ी कवायद के परिणाम स्वरूप सारे अधिकार अगर शासनकर्ता समुदाय के हाथ ही जाने वाले हों, इस अधिकार प्राप्त से उस समुदाय की ताकत और बढ़ने वाली हो जिसके सारे वे मुस्तैदी से औरों के अधिकार छीन सकें, तो आज की केंद्र सरकार की जैसी आलोचना हो रही है वैसी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। आज का पहला प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मानपत्र के जवाब में क्या क्या कहा है, आप बता सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब केंद्र सरकार और स्वराज पर क्या बात रखते हैं, उसका सारांश क्या है, आप अपने शब्दों में बताइएगा सम्मानित साथियों। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर आपको अच्छा लगा, मोटिवेशनल लगा है, बाबा साहब के स्पीच को आपको सुनकर लगा है कि जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन आह्वान के साथ दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।